हेलो वेलकम जनता, कैसे हैं आप लोग। आज अपन लोग फिर से आने वाले हैं विलियन चैप्टर में। आज जहाँ से अपन लोगों मैंने आपका यहाँ से स्टार्ट किया उसके पहले ख़त्म कर दिया। आज अपन लोग पढ़ने वाले क्या है, मोर प्रभाज। तो गाइस आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं मोर प्रभाज। तो मोर प्रभाज को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, पूरे फुल चैप्टर को आज फिनिश करने वाले हैं गाइस। ठीक है, मैं इसके पहले की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस बाय सनी सर के उस पर यूज़ कर डाल चुका हूँ। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ने वाले क्या हैं, मोर प्रभाज। तो गाइस मोर प्रभाज है क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना विलियन का थर्ड पार्ट। मैं तीन 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 लेक्चर में अपना पूरा वीडियो कंटिन्यू ख़त्म करने वाला हूँ। मतलब कि पहला लेक्चर है आपका 47 मिनट्स का अप्रॉक्स, और एक आपका है 18 मिनट्स का, मतलब 18 मिनट्स का। अब ये पता नहीं कितना जाए आज, लेकिन हम लोग को पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। आपको मैं दिखा देता हूँ कितना मेरे पास सिलेबस है। तो गाइस आज मैं पूरा ख़त्म करने वाला हूँ चैप्टर, कृपया आप वीडियो में बने रहें। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिलेबस में कितना आज ये जितना भी जाएगा, लेकिन आज फुल वीडियो जाएगा। आज नो टेंशन, अभी आज तुरंत के तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके गाइस चलते हैं, देखते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कितना मेरे पास सिलेबस है। देखो गाइस इतना मेरे पास बचा है, बस इतना बचा है हेनरी का नियम तक, बस। और ज़्यादा मैं कुछ कराऊंगा नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल साथ साथ करवाता चल रहा हूँ और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो अब जो चीज़ें होंगी तो मैं आपको एक और लेक्चर लेंगे, 4 लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, आज अपन लोग 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे, आपको शायद नहीं पता हो। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद विद्युत, रासायनिक विद्युत, ओके, या विद्युत रसायन। ओके गाइस चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं यार मोल प्रभाज क्या है आपके पास। जब मोल प्रभाज की बात आती है गाइस, एक मिनट जो गाइस, जब मोल प्रभाज की बात आती है तो मोल प्रभाज के बारे में ऊपर जान लेते हैं क्या होता है। तो इसमें देखो आपको दिया गया साफ बात में कि 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। गाइस इस बात में आपको सिंपल सी बात बोली गई है। एक मिनट गाइस इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा दिक्कत कर रहा था मुझे। ओके गाइस एक मिनट, जो मैं अपनी कॉपी ले लूँ इधर। गाइस देखो मेरी कॉपी है, क्या दिखा है आपको पता है। देखो मैं ऐसे नहीं, ऐसा ऐसे पता कैसे दिखेगी यार, दिख रहा नहीं यार, ये देखो लिखा नीट नीट या नीट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्वेड क्वेश्चंस 38 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू 2025 टू 91988। ओके गाइस, तो मेरे पास ये बुक है जिसमें फिजिक्स की गाइस मेरे पास तक तीनों बुकें हैं। तो आज कोई बात नहीं, आज तो मैं अपना ख़त्म करने वाला अपना सॉल्यूशन। देखो गाइस यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, जैसे मैं बोल देता हूँ आपसे, अगर मैं बताता हूँ कि 1 विलियन में किसी एक घटक के मोल लो। आपके पास कोई घटक मान लो, ठीक है, किस विलियन में किसी घटक, आपके पास कोई विलियन है उसमें कोई घटक डाल लो, ठीक है, उसके मोलों की संख्या तथा विलियन में जो जो आपके विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मान लो यार मेरे पास विलय में, मान लो मेरा विलय कितना है 10 मोल का है, और विलय कितना है 5 मोल का। तो गाइस मतलब विलय आपका कितना है 10 मोल का, विलायक कितना है 20 मोल का। तो गाइस आपको पता है इन दोनों का टोटल करने पे जो विलियन की मोलों की संख्या आएगी उसका मोलक मोल और जो आपका 1 विलियन में, मतलब 1 विलियन में किसी किसी घटक, कोई घटक घटक ले लो, ठीक है, उनकी मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल जो होगा, जो उसका अनुपात निकल के आ रहा है, उसका जो घटक का मोल होगा उसे ही मोल प्रभाज कहते हैं। तो गाइस आपको जो घटक नहीं समझ में आया, आई नो, मुझे पता है कि आपको घटक नहीं समझ में आया, बट बाय द वे मैं आपको यहाँ बता समझ में आ ही जाएगा कि घटक क्या होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला, एक मिनट, यहाँ आपसे क्या बोला, देखो क्या बोला गया कि एक घटक का मोल प्रभाज। चलो देख लेते हैं घटक क्या होता है। आप मान लो कोई घटक है, ठीक है, आपको उसमें दे दिया गया है इसे, इस घटक का इतना मोल की संख्या लिखिए, ठीक है, तो घटक हो गया आपका। घटक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या दिया, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। गाइस आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई नो, मुझे इतना पता है कि इसके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड में, बट आपको ये पढ़ने के लिए ज़रूरत है मेरे नोट्स में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या है, यदि किसी विलियन में विलय के मोल n है तथा विलायक, यहाँ पे भाई काला काले भाई गाइस एक मिनट, जब मैं इसको थोड़ा जूम करके मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे से गलती होती है क्या।
एक मिनट, और उसका हो जाएगा क्या? हो जाएगा अभी भाई, ये 1000 तक होता है। गाइस मेरे पास पेन नहीं, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। आपको देखो इसमें क्या बोला गया कि आपसे क्या बोला गया, देखो कि मोल एन है। गाइस आपको पता है, जब विलय जहाँ पे होगा वो स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा, जहाँ पे विलाय होगा वो कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, यस या नो? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, चाहे यूट्यूब, चाहे लाइव लेक्चर देख रहे हैं, चाहे मेरा फीड, तो या फिर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं सर हमको विलय के मोल को ज्ञात करना है, तो उसके पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। अगर आपका विलय है तो स्मॉल एन, और जब अगर आपका विलायक है तो कैपिटल एन। तो आपको देखो बोला है, यदि किसी विलियन में विलय के मोल, जब विलय की मोल की बात करते हैं तो हम किससे दर्शाते हैं गाइस? हम उससे दर्शाते हैं स्मॉल एन से, तथा विलायक के मोल कैपिटल एन से हैं, तो विलय का मोल प्रभाज कितना होगा? तो एन बाय अपॉन एन प्लस एन। तो गाइस आपको पता है एन प्लस एन क्या है? एन प्लस एन की जब बात करते हैं, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे बात की जा रही है आपसे एन प्लस एन की। तो यहाँ पे जो एन प्लस एन की बात की जा रही है आपकी ना, तो ये आपका कुल मोल है, मतलब विलियन के टोटल मोल है, विलय प्लस विलायक के। जब हम लोग अगर विलियन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, विलय के मोल और जो आपका विलायक के मोल है उन दोनों को जोड़ के जो टोटल संख्या निकलती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? विलियन के टोटल मोल, ठीक है। और गाइस ठीक है, अब बोल क्या रहा है? विलय का मोल प्रभाज। सर हमें ये आप स्मॉल एन ऊपर क्यों है और कैपिटल नीचे क्यों है? गाइस आपको मैं बता देता हूँ, स्मॉल एन नीचे इसलिए है, सॉरी ऊपर इसलिए है क्योंकि वहाँ पूछा गया है कि विलय का मोल प्रभाज। अगर यहीं पे, चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई दिक्कत आए इस बात की, एक मिनट गाइस, अगर कोई दिक्कत आए तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपसे बोला गया है कि यहाँ पे विलियन के मोल, मतलब किसका? विलय का मोल है, तो विलय का मोल निकालने के लिए आपको पता है कि विलय के मोल, अबे क्या हो रहा है ये, विलय के मोल, विलय का मोल क्या होता है? एन अपॉन एन प्लस एन। ओके, ये आपका होगा विलय का मोल। अगर इस जगह पे होता है विलायक का मोल गाइस, तो मैं एक मिनट बताता हूँ यार, कुछ ज़्यादा, एक मिनट, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे लेता हूँ विलायक के मूल। ये हो गया आपका किसका? विलायक का मोल, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? विलायक का मोल। तो विलायक का मोल, ये आपको पता है क्यों तेल क्यों लिख गया इस, देखो मैंने ये वीडियो को पोस्ट किया और फिर मैंने लिख दिया, ओके, मैंने पोस्ट करके लिखा है, आपको नहीं दिखा होगा, आई नो, मुझे पता है इस बात का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। तो इसे आपको दे दिया गया है यार, अब देखो विलय का मोल। आप अगर हमको ज्ञात करना है विलय के मोल प्रभाज, तो यार विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको एन इजिकल टू वेट बाय मास लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? एन इजिकल टू विलायक का। अगर हमको इस तरह विलायक का पता करना है तो विलायक कर लेंगे, और अगर हमको किसका पता करना है? विलय का पता करना है, तो हम क्या करेंगे? एन स्मॉल एन इजिकल टू वेट बाय मास, और यहाँ पे क्या करना है? कैपिटल एन इजिकल टू वेट बाय मास। हो गया इस, इतनी बात तो डन हुई होगी आपको। चलो अब देखते हैं मेन फॉर्मूला क्या आपके पास है। यहाँ मेन फॉर्मूला क्या है? विलय का मोल प्रभास क्या होता है गाइस? देखो यहाँ पे, अरे यार ये आजा, आ गया, वेट बाय मास अपॉन, एक मिनट, एक मिनट हो जाएगा क्या? हाँ, क्या दिया देखो आपके पास? वेट बाय मास अपॉन, देखो गाइस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सर ये हमारे पास वेट बाय मास ऊपर क्यों लिखा है और वेट बाय मास ये नीचे क्यों लिखा है। कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार विलय का ऊपर, तो आपको पास पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो गाइस इधर फॉर्मूला की बात आई कि सर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है क्या? एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन,
ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास n क्या दिया है, यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, तो n क्या दिया गया है, मोल प्रभार निकालना, तो n आपको दिया गया है कि n आपको दिया गया है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो मोल प्रभार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे n अपॉन w अपॉन में फिर आएगा, फिर क्या आएगा, n अपॉन w, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट गाइस, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, मैं ही गलत लिख रहा हूँ, तो बच्चे तो लिखेंगे गलत, वही तो कमेंट भी कर रहे हैं, वही तो। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो मैं क्या आएगा, वेट बाय मास अपॉन में क्या आएगा, वेट बाय मास प्लस वेट बाय मास। आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बन के आ रहा है गाइस, देख लो यहाँ पे, कोई इशू, कोई दिक्कत बताइए आप। यहाँ पे आपको देखो विलायक का मोल प्रभाव ये दिया है गाइस, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाव दिया है, विलायक का मोल प्रभाव ये देखो दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है आपका क्वेश्चन, अब आता है आपका क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका होमवर्क है, ये बच्चों मैं बता देता हूँ। इसमें क्या बोला गया, देखो 70 ग्राम H2O, मतलब आपके पास एक कंपाउंड दिया है, इसका बोलते हैं वाटर, 70 ग्राम आपका क्या है, वाटर, और 46 ग्राम C2H5 एथिल अल्कोहल, क्या है जी मेरे पास, एथिल अल्कोहल के विलयन में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। गाइस देख लो अपना यहाँ पे हमारे पास पहले विलय का वेट कितना दिया गया, देख लो आपके पास 86 ग्राम है, और विलय का कितना है, 72 ग्राम, तो जो ज़्यादा होगा वो हमारे पास विलायक हो जाएगा, जो कम होगा मेरे पास वो क्या जाएगा, विलय हो जाएगा गैस। तो आपको इतना पता है। अब आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का, निकालना अणुभार, मतलब इससे बोलते हैं क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। तो गाइस ये हमारे पास मॉलिक्यूलर क्या है, कंपाउंड वेट बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बता दूँ इसका 46 आता ही आता है, आप चाहे काउंट कर लीजिएगा कोई बात नहीं। अगर मैं बता दूँ सी का 12 होता है, 12 × 2 24 आया, 24 आया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 आया, इसका 5 आ गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया गैस, देखो यहाँ पे आप लोग 24 5 कितना हुआ, 29, 29 से 30, 30 16 46 हो गया गाइस, डन 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 डन। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कैसे करना है, हम लोग पहले क्या करेंगे, H2O का बाहर निकालेंगे, 18 आता है, उसके बाद क्या करेंगे, इनके मोल निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, W/M अपॉन W/M प्लस W/M का फॉर्मूला आएगा, तो W/M कितना आपके पास है, मास 46/46, फिर आपका 46/46 72/18। तो गाइस आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है अच्छे से, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है, इसको कट करो, पता है ना, इसको पता है कि नहीं, बात बताओ, प्लीज बताओ, अरे यार ये तो बता दो, पता है कि नहीं, हाथ है भाई हाथ, काटो ना यार उसको तुम, 46 कम 46 कट गया, है ना, 1/1 आया तो उसको 46 कम 46 कट गया, कितना आ जाएगा यार, 72 कितने बार में आता है, 5 बार में आएगा, तो 5 बचेगा यहाँ पे, आपको पता है पूरा। तो 0.5 मोल आया कि नहीं आपका, 0.2 आया कि नहीं मोल, यहाँ पे ये बताओ, 0.2 मोल आया कि नहीं इसका, 0.2 आया कि नहीं, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, करके दिखाता हूँ। देखो यार आपको इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे निकालना है। अगर आपका 46 प्लस 72/18, पता है इस, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, जो मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ब्लैक, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, बचा 1/1, 18×5 = 72, 1 मिनट, 18×5 होता है, एक मिनट, 6 से काटते, 6 से कटेगा कि नहीं देख लेते हैं, बाद 6 से कट जाएगा, 6×60, 6×3 = 18, 6×60, 6×2 = 12, 12 बार में गया, 3×1 = 3, 3 बजा, ओके भाई, आज कट गया, कट गया, कट गया गाइस, कट गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/5, 5 आया, तो 5 का भैया निकालो मोल, तो 0.2 आ जाएगा आंसर। तो 0.2 मोल निकल आया आपका, बचा क्या आपके पास यहाँ पे, H2O के मोल प्रभाव निकालो भाई, H2O का मोल प्रभाव निकालो तुरंत, कितना है, फॉर्मूला पुट को फटाफट फटाफट लिखो, वैल्यूज लिखो, काटो इसको, कटा ये, ठीक है, 1/5, सॉरी 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो 5 बाय, सॉरी
18 चुक्को 72 आएगा गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना। 1 मिनट, 3 चौक 12, कैसे यहाँ 5 नहीं आएगा मेरे ख्याल से, आया कि नहीं 5, पता कैसे आया 5 आपको पता है? मैंने यहाँ पे एक बाई मिस्टेक किया है, देखो मैंने क्या किया है, थोड़ा मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ। चलो पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, मेरे से गलती हो रही है आज। चलो यार करते हैं कैलकुलेशन। गलती कैसे हो गई मुझे समझ में नहीं आया था। पहली बात, एक जे लिखा है, ये लिखा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करो गाइस, 46 अपॉन 46 प्लस 70/18। ये काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो 1/1 प्लस 4 1/5 आया। इस तरह आया था क्या, इस ध्यान रखना आप लोग। तो इसको काटो, यहाँ पे देखो यार भाई, 18 का 18 को 72, ये कटा ये कटा, तो यहाँ पे 5 कितना बेटा 4/5 का, तो इसका आंसर आएगा कितना, आंसर कितना आएगा 0.8। अब आती है बात अपनी लोगों की यार, अब बात आती है अपन लोग की यहाँ पे जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब ठीक है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो सालों को जो मेरे से फंस रहा था, मतलब कि मेरे से फंस नहीं रहा था, मेरे को आई नो मुझे आता है वो क्वेश्चन, बट क्या करें यार, दिमाग की दही बन के रखिए, बाहर इतना शोर हो रहा है गाइस, कुछ कहना नहीं, बट कोई बात नहीं, अपन लोग बढ़ने वाले हैं आगे। अपन लोग कि जहाँ भी बात किसकी कर रहे हैं, विलियन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध क्या है। हम लोग पहले विलियन की मोलरता पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी नॉर्मलता पढ़ेंगे, इन दोनों में संबंध क्या है भाई। गाइस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मुझे पता, मुझे पता है कि अगर मैं इसको बोर्ड में पढ़ाता भाई और गजब से पढ़ाता, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ाने भाई केमिस्ट्री में तो मज़े ही ले लेता हूँ अच्छे से। एक मिनट पानी पी लूँ। हाँ गाइस चलो पढ़ते हैं, पानी पी गया था यार, पानी नहीं पी रहा था। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या करने वाले अपन लोग, जब आती है भाई यार नॉर्मलता में संबंध देखना, तो मोलरता अपन विलय का अणु भार, नॉर्मलता गाइस यहाँ पे इंटू तुलनांक के भार। गाइस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास देखो यहाँ पे दिया गया है क्या है क्वेश्चन में पहले, कि यार आपको विलियन में मोलरता ज्ञात करना और नॉर्मलता उसके ज्ञात नहीं करना, मतलब कि संबंध बताना दोनों में, कि नॉर्मलता के संबंध क्या होता है, विलियन के नॉर्मलता एंड मोलरता में संबंध क्या होता है। दोनों में संबंध बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमारे पास हैं जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा मोलरता इंटू विलय का अणु भार, तो इस इक्वल टू क्या आएगा, नॉर्मलता इंटू तुल्यांक के भार। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, देखो हम लोग यहाँ पे विलय का अणु भार इधर देख रहे हैं, इधर क्या देखो, जब नॉर्मलता की बात करेंगे तो तुल्यांक के भार देखेंगे, और जब मोलरता की बात करेंगे तब हम अपन लोग विलयन का अणु भार देखेंगे गाइस। तो आपको पता चल रहा है कि तुल्यांकी भार, विलय का अणु भार, गाइस विलय का अणु भार अलग होता है, तुल्यांकी भार अलग होता है। चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर मैं बताता हूँ मोलरता अपॉन नॉर्मलता में दिक्कत क्या आती है, देखो मोलरता अपॉन नॉर्मलता इज इक्वल टू तुल्यांकी भार और अणु भार विलय का। ओके गाइस, देखो यहाँ पे और एक चीज़ दिया आपके पास, मोलरता इंटू अम्लीयता या क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। गाइस आपको ये भी बात याद रखना है कि आपको तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें बोला है सीधा मोलरता इंटू अम्लीयता, क्षारीयता, ऑक्सीकरण एवं संख्या में परिवर्तन। ओके, अब पढ़ाना देखो मोलरता तथा मोल प्रभाज के संबंध क्या है गाइस, ठीक है। मोलरता तथा मोल प्रभाज के संबंध, मोलरता की अगर बात किया जाए, मोलरता का मोल प्रभाज होता है इंटू 1000, और अपॉन में क्या दिया है, विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक अणु भार। गाइस वहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब नॉर्मलता की बात आई थी और मोलरता की बात आई थी, मैं वहाँ पे बोला था तुल्यांकी भार और विलय का अणु भार। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, आपसे सीधा सीधा बोला गया है गाइस, विलय का मोलरता में क्या बोला गया है, विलय का मोल प्रभाज और इंटू 1000 से गुणा कर दिया गया है, और आपको क्या बोला जाए यहाँ पे, विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणु भार। आपको विलायक का मोल प्रभाज बताना है पहले निकाल के, फिर उसके बाद बताना है उसका अणु भार, और जब दोनों का निकाल लेना उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब विलेयता क्या होता है, कोई किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है
घुल जाती है उस पदार्थ को विलेयता कहते हैं। गाइस आपका विलायक अलग होता है, विलेयता अलग होता है, ये क्वेश्चन पूछाता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपके पास क्या दिया है। कॉमन सेंस की बात है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। बात ध्यान रखना इस बात को। जैसे गैसों की द्रव्यों में विलेयता, तो क्या देखें, भिन्न भिन्न गैसों की द्रव्य में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। अरे गैस अलग अलग आपके पास गैसें हैं तो विलेयता भी अलग अलग होगी जनता। इस बात को समझ में आया कि नहीं, चमका कि नहीं दिमाग में आपको क्या बोला मैं। अगर भिन्न भिन्न गैसें होंगी आपके पास तो आपके पास द्रव्य में विलेयता की भिन्न भिन्न होती हैं भाई। अगर आपके पास भिन्न भिन्न गैसें हैं तो द्रव्य में भी तो भिन्न विलेयता भिन्न भिन्न होगी, है ना। अगर भाई उसमें उस तरह की विलय है, इसमें इस तरह की है। गैस मान लो इस वाटर में मैं मार रहा हूँ पानी को, या खट्टा खट 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 चल इस वाटर में अगर मैं भिन्न भिन्न गैसें डाल रहा हूँ तो भिन्न भिन्न विलायता इसकी तो भी होगी। बात समझ में आई कि नहीं। आपको तो कोई बताया जैसे क्या दिया गया है O2 जल में, जैसे दिया आपके पास O2 जल में बहुत कम मात्रा में, अबे क्या लिख गया ये, अब जा O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। भाई अगर हमारे पास जल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, मतलब कहने का मतलब जो मेरे पास ऑक्सीजन होती है वो जल में बहुत कम है घुलती है। आपको पता है का जनता ये बात। हाँ समझ में आवा कि ना तुमका, तहरा के समझ में आवा तो ना सौरे जनता हो। तो गैसो समझ लो अच्छे से हमारे बतिया कि आप ऐसे बोल रहा है कि इसमें कि O2 ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, कि मतलब कि बोल रही है इसमें जल में बहुत कम मात्रा होती है। अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, इस पानी में अगर O2 ऑक्सीजन गैस घुल जावे, अगर इस वाटर में ऑक्सीजन गैस घुल जावे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि यार मैं पानी में भी जी सकता हूँ, मछलियाँ पानी में जीती हैं सर जी। अरे बच्चे आपको क्या पता है, मछलियाँ बार बार अपने गड़फड़ों से पानी निकालती रहती हैं। इससे मेरे को दाढ़ी निकली है, दाढ़ी ये देखो, अरे निकली नहीं बोलता है दिखाइए, लेकिन आपको ये जो दाढ़ी निकली ना ऐसे उनके गड़फड़े होते हैं, वो निकालती रहती हैं पानी और गैस अंदर लेती रहती हैं खटाखट खटाखट खटाखट। तो वो हमारे पास नहीं है, गलफड़े नहीं है हमारे पास, इसे आप लोग बोलते हैं कंछार, है ना। वो कंछर नहीं है हमारे पास। जो मछली खाते हैं बोलते हैं भाई भैया कंछर दे दो, कंछर खाना है, तो कंछर हमारे पास नहीं है। तो हम लोग पानी में इसीलिए बोलते हैं कि भाई देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जनता कि आपके पास जल में O2 गैस नहीं होती है, लेकिन जल में आपकी O2 गैस होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे बोल रहा O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि कुछ अन्य गैसें जैसे CO2 HCl इत्यादि जल घुलनशील होती है। गाइस अगर मैं बात करता हूँ कि CO2 गैस जो हमारे पास है यहाँ पे और जो हमारे पास HCl गैस है वो जल में प्रॉपर रूप से घुल जाती है। अगर अच्छा आप बताइए, अगर हम लोग पानी के अंदर डुबकी मारते हैं टुम्मा से, है ना, जब डुब्बी मारते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, बोलते हैं यार कि पानी के अंदर डुबक्की लगा लिए, डुब्बी लगा लिए डुब्बी। तो गाइस जब पानी के अंदर डुब्बी लगाते हैं ना तो क्या बोलते हैं, सर जी हमने पानी के अंदर डुब्बी लगाई लेकिन हम सांस नहीं ले पाए ज़्यादा देर तक, रोक नहीं पाए। वो इसलिए होता है, पहला पॉइंट होता है वेपर प्रेस, मतलब कि प्रेशर, पानी का ढेर सारा प्रेशर। मान लो आप बीच नदी में पानी उसका ढेर खुद का प्रेशर तो लग ही रहा है, लेकिन ऊपर से प्रेशर और लग रहा है। और प्लस क्या होता है कि हमारे पास गैस भी नहीं होती ज़्यादा ढंग से, तो हम गैस भी नहीं ले पाते भाई। आप अगर गैस है उसमें O2 गैस ना तो हम लोग रुक ही नहीं पाए, पानी में डुबकी नहीं लगा पाएंगे, सांसें थमने लगेंगी, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन गैस ऐसा नहीं होता, पानी में आपकी गैस होती है। तो गैस अगर CO2 की वजह से की वजह हाइड्रोक्लोरिक गैस और आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर पानी नहीं ले पाते। तो गाइस आपको समझ में आई ये लैंग्वेज मेरी, आप देख लिया सनी सर का दूसरा रूप। तो वैसा जाओगे देखो ये बोला दूसरा पॉइंट मिला है, गैसों की द्रव्य में विलेयता का अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। इसे सामान्यतः ताप दाब पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन, एक मिनट गाइस, एक मिनट ये ख्याल में इनकम्प्लीट है।
अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। तो गाइस इसको पता समझ आ गया कि इसको भाई देखो आपको कुछ नहीं समझना, इसको याद करना पॉइंट को कि गैसों के द्रव की विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जाता है। तो सामान्यतः ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन होता है। ओके गाइस, ओके चलो आगे क्या है। तो क्या बोला, अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ती है। ओके, जैसे उदाहरण है गैस आपका हीलियम दिया है, नाइट्रोजन दिया है आपके पास, H2O हाइड्रोजन दिया है, और आपके पास ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, H2S दिया है, मतलब इसे बोलते हैं सल्फेट हाइड्रेट सल्फेट। देखो आपके पास गुणांक अवशोषण आप भाई देख लो, यहाँ पे लिखा है आपके सामने, ये पढ़ लेना। किसका हीलियम कितना 0.0009, और नाइट्रोजन कितना 0.015, आपके पास हाइड्रोजन कितना 0.0157, आपके पास O2 का कितना है 0.028 0.88 2.2862। हेनरी का नियम, हेनरी का रूल भाई लिख लो IMP VIMP लिख लो, इसको लिख लो क्या लिख रहा हूँ VIMP लिख लो, बोल दिया VIMP लिख लो। इस नियम के अनुसार देखो इसमें क्या बोला है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में घुलनशीलता या विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। बात ध्यान रखना। देखो इसमें आपको दिया गया है कि आपके पास देखो पहले जल है, फिर आपके पास गैसें हैं, ठीक है। मैंने इसमें क्या, उसमें देखो दाब एंड गैसेस में भी होगा P2 P1, तो P1 P2, तो P1 भाई देख लो आपके पास ये पूरा डायग्राम दिया, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर M इज इक्वल टू KP, जहाँ पर M क्या है आपके पास घुली हुई गैस की मात्रा, और P क्या है समावस्था पर गैस का दाब, फिर K क्या है समानुपाती स्थिरांक। ओके, जैसे प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। यदि विलयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P पर उस विलयन के में गैस के मोल अंश, ये हो गया इसका दिया आपके पास, 1 मिनट यार, अच्छा हाँ, मोल अंश क्या होगा भाई आपके पास 1/λ गैस के समानुपाती होता है। ओके गाइस, आपके पास देखो यहाँ पे दिया है पूरा क्वेश्चन, आप देखो आप क्या करेंगे। हेनरी का स्थिरांक मोल अंश, गाइस आपको मोल अंश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं यार, इसका नाम भूल गया मैं, लैम्डा तो कैसे है नहीं। चलो गाइस आपसे याद कर लेना, ठीक है, मुझे तो समय याद नहीं आ रहा है कि क्या है, मैं भूल गया यार, सॉरी, ये तो मेरे से गलती हो रही है। चलो गाइस आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही तो अपना मोलस उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके पास है मोलस गैस अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन KH, ठीक है, हेनरी का स्थिरांक। आपके पास क्या दिया, यदि स्थिर ताप पर P स्थित है तो गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हेनरी स्थिरांक में KH ऊपर जाएगा, मतलब गैस को नीचे आएंगे। गैस देन आपकी क्लास खत्म होती है, गैस आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश होता है यहाँ पे। अब भाई गैस आपका कुछ नहीं बचा है, आपको क्वेश्चन भी करवा दिए गए। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मजे करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी तो अपना 30 मिनट्स गई है, ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।